हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सेल्फ वेट की वजह से एक प्रिज्मेटिक बार और एक कॉनिकल बार में कितना डिफॉर्मेशन होता है, और इन दोनों में हमने ये भी देखा था कि दोनों का सेल्फ वेट में क्या रिलेशन होता है कि कॉनिकल बार का जो सेल्फ वेट होता है बच्चों 1/3 होता है प्रिज्मेटिक बार के। कब? जब इनका डायमीटर और लेंथ क्या हो, बराबर हो। तो बच्चों अब इस चैप्टर में हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। आज हम देखेंगे कि थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन क्या होती है। वाई वी आर स्टडिंग थर्मल स्ट्रेसेस एंड थर्मल स्ट्रेन इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है हमारे सामने। तो बच्चों आपको मैं बताना चाहूँगा, देखो बच्चों क्या होता है कि कोई भी जब कंपोनेंट डिज़ाइन होता है तो वो एक फोर्स के करस्पॉन्डिंग होता है जो उस पर लगा होता है, और डिज़ाइन का मतलब होता है डायमेंशंस को निकालना। अब हमने डायमेंशंस तो कैलकुलेट कर ली, फोर्स के करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट तैयार हो चुका है बन के। अब जब कंपोनेंट फंक्शनैलिटी में आएगा, या फिर ऐसा कहें कि कंपोनेंट जिस पर्पस के लिए बना है, जब वो वहाँ लगेगा तो अगर वहाँ टेम्परेचर वेरिएशन होंगे तो टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से क्या होगा, एक्सपेंशन भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपेंशन होगा और टेम्परेचर घटेगा तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो इन दोनों ही केस में क्या होगा, जब एक्सपेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, डायमेंशन जो हमने रखी थी, जो फोर्स के करस्पॉन्ड आ गई थी, वो चेंज हो जाएंगी। क्योंकि जब एक्सपेंशन होगा तो जो आयतन है वो बढ़ेगा, और जब आयतन बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बढ़ेगी। समझ में आ रही है बात? तो डायमेंशन चेंज हो गई। तो कहने का मतलब ये कि जो डायमेंशन हमने निकाली थी वो अब डायमेंशन रही नहीं। तो अगर डायमेंशन कम हो रही है या डायमेंशन ज़्यादा हो रही है, तो अगर इस केस में आपकी स्ट्रेस ज़्यादा हो गई, क्योंकि डायमेंशन चेंज हो रही है तो स्ट्रेस चेंज होगी, तो इस केस में अगर स्ट्रेस ज़्यादा होगी तो वो जो डिज़ाइन कंपोनेंट है वो फेल कर जाएगा। अगर इतनी स्ट्रेस हो गई कि वो मटेरियल की स्ट्रेंथ से ऊपर चली गई तो वो फेल कर जाएगा। तो इसीलिए हमें थर्मल स्ट्रेसेस भी पढ़नी है, ताकि हम टेम्परेचर का अफेक्ट भी देख के उसको पर्टिकुलर अच्छे से डिज़ाइन कर पाए। तो बच्चों थर्मल स्ट्रेसेस और थर्मल स्ट्रेन को समझने के लिए सबसे पहले इस टॉपिक में हमें थर्मल स्ट्रेन को समझना है, थर्मल स्ट्रेन को समझना है। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, एक बार है सपोज, उस बार को आपने टेबल पे रख दिया। आपके पास एक बार है, उस बार को आपने टेबल पे रख दिया। पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम देखेंगे थर्मल स्ट्रेन। सबसे पहले हम देखेंगे थर्मल स्ट्रेन, राइट। थर्मल स्ट्रेन, ये थर्मल स्ट्रेन क्या होती है? तो वही बात है जो मैं बता रहा हूँ आपको। एक बार है मेरे पास, सपोज एक रेक्टेंगुलर बार कह लो, ठीक है, या क्यूबॉइड कह लो, घनाभ जिसे कहते हैं हम, ठीक है, ये है, ठीक है। तो इसकी हमने जो लेंथ मानी बच्चों, वो लेंथ है L0। इनिशियल लेंथ कितनी है, L0। इनिशियल चौड़ाई कितनी है, B0, और इनिशियल ऊंचाई कितनी है, H0, ठीक है। अब मैंने क्या किया बच्चों, ये बच्चों टेबल पे रखा हुआ है, ऐसे इमेजिन करना है आपको, ठीक है, हवा में तो होगी नहीं कोई चीज़। अब मैंने क्या किया, मैंने सपोज टेम्परेचर था मेरे पास T1, राइट, यहाँ लिखो तो ज़्यादा बढ़िया। सपोज मेरे पास टेम्परेचर T1 था, इस केस में 25 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। अब मैंने क्या किया, ये जो T1 है इसको बढ़ा दिया टेम्परेचर को, और जब ये बढ़ाया तो सपोज मैंने कहा कि T2 हो गया अब 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब बच्चों इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, तो डिफरेंस होता है डेल्टा T। ये क्या हुआ, T2 माइनस T1, यानी कि 40 माइनस 25 यानी कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बात समझ में ये आती है बच्चों कि ये जो डेल्टा T है ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। अगर ये डेल्टा T जीरो आता, जीरो कब आता, जब ये 40 भी 25 होता, यानी कि कोई चेंजेस नहीं होते। अगर कोई चेंजेस ना होते तो ये तो वैसा ही रहता जैसा है, लेकिन टेम्परेचर 40 की वजह से इसमें एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन किस वजह से हो रहा है, एक्सपेंशन इसकी वजह से नहीं हो रहा बच्चों, एक्सपेंशन होगा इसकी वजह से कि इतना टेम्परेचर डिफरेंस या तापमान में कितना अंतर है वो देखना पड़ता है। कि तापमान में अगर 15 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर आया है तो उसकी वजह से ये एक्सपेंशन करेगा, फैलेगा। 40 डिग्री सेंटीग्रेड की वजह से नहीं फैलेगा। हमेशा कोई भी चीज़ होती है वो तापमान के अंतर से देखी जाती है, ना कि तापमान से। ध्यान रखना आपका, हीट ट्रांसफर जो भी होता है बच्चों वो तापमान के अंतर से होता है। तो अब जब ये फैलेगा
बच्चों अब जब ये फैलेगा तो ये फैलेगा किससे, ये डेल्टा टी से फैलेगा। ठीक है, ये किससे फैलेगा, डेल्टा टी से फैलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये फैलेगा तो इसकी फिगर कैसी होगी, ऐसी आ जाएगी। फैल के ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये जो डायमेंशन होगी ये कितनी होगी, ये मान लो L है, ये डायमेंशन कितनी है L, ये वाली डायमेंशन कितनी हो गई, ये डायमेंशन हो गई B, और ये डायमेंशन कितनी हो गई, ये डायमेंशन हो गई H। तो अभी मैंने आपको समझाया, क्या समझाया, कि जो भी इसमें डिफॉर्मेशन होगा किसकी वजह से होगा, डेल्टा टी की वजह से होगा, जिसे हम टेम्परेचर डिफरेंस कहते हैं या तापमान का अंतर। अब बात समझने की यह है बच्चों कि जो तापमान का अंतर है वो इस लेंथ पे भी बराबर रहेगा डेल्टा टी, वो इस लेंथ पे भी बराबर रहेगा डेल्टा टी, और वो इस लेंथ पे भी बराबर रहेगा डेल्टा टी। क्यों, क्योंकि चारों तरफ तापमान का अंतर समान होगा। समझ में आ रही है बात। तो जो अंतर इस लेंथ को मिल रहा है वही अंतर इस लेंथ को मिल रहा है, वही अंतर इस लेंथ को मिल रहा है। इसका मतलब बच्चों क्या है, इसका मतलब यह है कि जो स्ट्रेन इस एज पे आएगी वो बराबर होगी, जो स्ट्रेन इस एज पे आएगी वो बराबर होगी, और जो स्ट्रेन इस एज पे आएगी वो बराबर होगी। क्यों, क्योंकि तापमान का अंतर तीनों एज पे समान है। समझ में आ रही है बात, ये पॉइंट समझ में आ रही है। तो स्ट्रेन जो है वो तीनों डायमेंशन में बराबर होगी, तापमान का अंतर बराबर है। ठीक है, तापमान का अंतर बराबर है। अच्छा, ये स्ट्रेन जो आ रही है वो किस वजह से आ रही है, ये आ रही है तापमान के अंतर से, तो इसीलिए इसे कहेंगे थर्मल स्ट्रेन। अब मैंने कहा कि जो स्ट्रेन है मेरी थर्मल स्ट्रेन ये बराबर होगी, बराबर होगी तो मेरे पास तीन डायमेंशन है, एक एक्स डायमेंशन, एक मेरी वाई डायमेंशन और एक मेरी जेड डायमेंशन। तीनों डायमेंशन में बराबर होगी। ये बात तो हमें समझ में आ गई। ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आ गई, ये स्ट्रेन बराबर होगी। अब बच्चों ध्यान से समझो, अब ये जब बराबर होगी ये कितनी होगी, अब मुझे ये बताओ, ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है डेल्टा टी, ये जितना ज़्यादा होगा उतनी स्ट्रेन ज़्यादा होगी। बिल्कुल सही बात है, ये जितना मुझे ज़्यादा मिलेगा उतना ही फैलाव मुझे देखने को मिलेगा इस कंपोनेंट में। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी थर्मल स्ट्रेन होगी, जो भी थर्मल स्ट्रेन होगी वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी टेम्परेचर डिफरेंस के। ये बात ध्यान रखना बच्चों, ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसका मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा थर्मल स्ट्रेन देखने को मिलेगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा थर्मल स्ट्रेन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब बात समझनी है। देखो, अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है ये हटेगा तो क्या इंट्रोड्यूस होगा, एक कांस्टेंट, जैसा हमने हुक्स लॉ में करा था ऐसा ही यहाँ भी हमें करना पड़ेगा। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा, और वो जो कांस्टेंट होगा वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जैसे यंग मॉडुलस आया था ऐसे यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा और वो प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। तो अब वो प्रॉपर्टी क्या होती है उसको हमें समझना है, राइट। ये तो हमें समझ में आ गई कि डेल्टा टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। अब मैं इसको रब करूँगा, ठीक है। अच्छा, एक्स डायरेक्शन में इनिशियल लेंथ कितनी है एल नॉट, वाई डायरेक्शन में इनिशियल लेंथ कितनी है एच नॉट, जेड डायरेक्शन में इनिशियल लेंथ कितनी है बी नॉट। तो ये लिखना है हमें थोड़ा सा, है ना। देखो, जो थर्मल स्ट्रेन है बच्चों वो आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा जिसे कहते हैं अल्फा। ये क्या है, अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अब ये अल्फा जो है बच्चों इसको हम कहते हैं, अल्फा जो है वो क्या है, अल्फा है, इसको कहते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, राइट। ये प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। ये क्या होगा, ये प्रॉपर्टी होगी मटेरियल की,
ये आपकी प्रॉपर्टी होगी मटेरियल से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इसी क्वेश्चन को दोबारा लिखें तो थर्मल एक्सपेंशन बराबर क्या होगा, अल्फा। अल्फा ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्चुअली मैंने यहाँ थोड़ा सा अलग इसलिए लिख के दिखाया ताकि आप इसको एक ना समझो। ये अल्फा ही है, ठीक है, ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ही है, इनटू आया डेल्टा टी। अब यहाँ से हमने अल्फा की वैल्यू निकाली, कितनी आई, ये आ गई थर्मल स्ट्रेन डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, थर्मल स्ट्रेन है, स्ट्रेन की कोई यूनिट होती है नहीं, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, तो अल्फा की जो यूनिट होगी वो क्या आ जाएगी बताओ। जब इसकी कोई यूनिट नहीं है, इसके नीचे बैठा है टेम्परेचर, टेम्परेचर की क्या यूनिट होती है, डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब अल्फा की जो यूनिट होगी वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड होगी, पहली बात, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बताती क्या है, ये बताती क्या है, अब इसको समझना है। देखो ये किसी भी मटेरियल के लिए हमेशा सेम रहेगा, ये जो अल्फा है ये कोई भी मटेरियल हो उसके लिए क्या होगा, हमेशा सेम होगा, ये चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर हम किसी पर्टिकुलर मटेरियल की बात कर रहे हैं, है ना, यहां ऐसे लिख सकते हैं फॉर पर्टिकुलर मटेरियल, फॉर पर्टिकुलर मटेरियल। ध्यान रखना बच्चों, किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल की बात करेंगे ये चेंज नहीं होगा, ये सेम होगा, पहली बात, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। दूसरा हमें पता है कि जो थर्मल स्ट्रेन है वो है अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ दो केस बनेंगे बच्चों, पहला केस बनेगा केस 1, पहला यहाँ केस बनेगा केस 1, कब, जब मैंने कहा कि अल्फा क्या है मेरा, सेम है। अल्फा कब सेम होगा, जब मेरा मटेरियल सेम होगा, यानी कि मैं एक ही मटेरियल की बात कर रहा हूँ। तो जितनी ज़्यादा मेरी थर्मल स्ट्रेन होगी उतना ही मेरा टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा, पहला। अगर अल्फा सेम है, अल्फा सेम का मतलब है मटेरियल सेम, तो जितना ज़्यादा मेरा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा मेरी थर्मल स्ट्रेन ज़्यादा होगी एंड डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगा। केस 2, केस 2, अगर अल्फा मेरा डिफरेंट है बच्चों, अल्फा मेरा डिफरेंट है, इसका मतलब क्या है, मटेरियल डिफरेंट हो गया है मेरा। अल्फा डिफरेंट होने का मतलब क्या है, मटेरियल अब डिफरेंट हो गया है। तो जब अल्फा मेरा डिफरेंट है, और ध्यान से समझना, डेल्टा टी मेरा अगर सेम है, अगर मैं सेम टेम्परेचर डिफरेंस की बात करूं, अगर मैं सेम टेम्परेचर डिफरेंस की बात करूं, ठीक है, और अल्फा मेरा डिफरेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि थर्मल स्ट्रेन उसकी ज़्यादा होगी जिसका अल्फा ज़्यादा होगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ दो केस बने, क्या कि अगर मेरा अल्फा सेम है, यानी कि हम सेम मटेरियल की बात करें, तो जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगा। केस 2 में अगर मेरा मटेरियल डिफरेंट है, या डिफरेंट दो मटेरियल ले लिए हमने और दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस बराबर कर दिया, तो जिसका अल्फा ज़्यादा होगा उसकी थर्मल स्ट्रेन ज़्यादा होगी। ये बात आपको दिमाग में छाप लेनी है, समझ में आ रही है बात। एक तो ये कंडीशन हमारी हो गई, ठीक है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा मूव करते हैं। अब अल्फा जो है बच्चों, अल्फा को देखो थोड़ा सा, अल्फा क्या है, अल्फा की यूनिट क्या है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डिफरेंट मटेरियल के लिए अल्फा क्या होता है उसको देखते हैं, है ना। तो यहाँ हेडिंग डालेंगे वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा यानी कि थर्मल कोएफिशिएंट, वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर डिफरेंट मटेरियल, फॉर डिफरेंट मटेरियल, ठीक है। देखो सबसे पहला जो है अल्फा, वो है सबसे कम इनवार का। इनवार बच्चों कॉपर और निकिल का एक अलॉय होता है, ध्यान रखना। इनवार क्या है, एक कॉपर और निकिल का अलॉय है। इस इनवार का सबसे कम होता है अल्फा, ध्यान रखना। ये वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाय डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ रही है बात। इनवार के बाद आता है बच्चों हमारा डायमंड। क्या, डायमंड का जो अल्फा होगा वो होता है 1.2 इंटू 10⁻⁻⁶ डिग्री सेंटीग्रेड। डायमंड के बाद आता है बच्चों स्टील। क्या आता है, स्टील का जो अल्फा होता है वो होता है 12 इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। स्टील के बाद आता है बच्चों कॉपर का जो अल्फा होता है बच्चों वो होता है 16 इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। कॉपर के बाद आता है बच्चों गन मेटल। क्या, गन मेटल का जो अल्फा होता है वो होता है 19
इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद आता है ब्रास। ब्रास का जो अल्फा होता है बच्चों वो होता है 20 इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। और लास्ट में आता है बच्चों एल्यूमिनियम। लास्ट में आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का अल्फा जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है 23 इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आ गई। क्या बात समझ में आई बच्चों हमें? यहाँ से हमें बात समझ में आई। यहाँ देखो, अगर दो डिफरेंट मटेरियल है, एल्युमिनियम और स्टील है मान लो, तो थर्मल डिफॉर्मेशन किस में सबसे ज़्यादा होगा? थर्मल स्टील किस में ज़्यादा होगी? एल्युमिनियम में ज़्यादा होगी। कब? जब दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा? बराबर होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये अल्फाज की वैल्यू है। अल्फा बताता क्या है? अल्फा ये बताता है बच्चों, अगर टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ाया जाए तो अल्फा बताता है कि डिफॉर्मेशन का क्या रेट होगा। डिफॉर्मेशन किस में ज़्यादा होगा, किस में कम होगा। ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो डिफॉर्मेशन के मैग्नीट्यूड को बताता है। कब? जब टेम्परेचर डिफरेंस को चेंज किया जाए। ठीक है, तो अल्फा एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की थर्मल। ये डेफिनेशन लिखने की इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है अल्फा क्या बताता है। अल्फा बताता है कि किस में डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगा, किस में डिफॉर्मेशन कम होगा, टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने में। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे चलें, आगे मूव करते हैं थोड़ा सा। अब हम देखते हैं, ये तो हमने देख ली वैल्यूज़। ठीक है, ये वैल्यूज़ तो हम देख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमने कहा कि जो अब हम उसी पे आ रहे हैं कि जो टेबल पे बाहर पड़ा हुआ था, हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि जो थर्मल स्ट्रेन है वो क्या होगी? अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये बात आ गई, और ये पहली बात है। ठीक है, अफेक्ट हम देख चुके हैं। दूसरा अफेक्ट क्या है बच्चों? दूसरा अफेक्ट है कि जो थर्मल स्ट्रेन होगी एक्स डायरेक्शन में वो क्या होगी? बराबर होगी वाई डायरेक्शन के। जो थर्मल स्ट्रेन होगी वो बराबर होगी जेड डायरेक्शन के, और इसकी पूरी वैल्यू होगी अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों दूसरी कंडीशन क्या होगी? जो एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन है वो बराबर होगी किसके होगी? अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब ये कितनी होगी ये भी देख लेते हैं। अब ये कितनी होगी? देखो, जो थर्मल स्ट्रेन है एक्स डायरेक्शन में वो कितनी होगी? वो होगी फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होती है, और ये किसके बराबर होगी? अल्फा इंटू डेल्टा टी के। तो यहाँ से जो बच्चों फाइनल लेंथ हम निकालेंगे वो कितनी होगी? यहाँ हम ये कहें एल माइनस एल नॉट बराबर क्या होगा? एल नॉट इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब ये क्या है बच्चों? ये है डिफॉर्मेशन। कौन सा है ये? डिफॉर्मेशन है किस डायरेक्शन में? डिफॉर्मेशन इन एक्स डायरेक्शन, राइट? डिफॉर्मेशन इन एक्स डायरेक्शन। और यहीं से क्या है? यहीं से निकलेगा कि जो L होगी फाइनल लेंथ वो होगी L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ध्यान रखना, ये हो गई हमारी फाइनल लेंथ। L नॉट इधर चले जाएगा, L नॉट कॉमन ले लेंगे। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, समझना। ठीक है, ऐसे ही बच्चों जैसे ये एक्सप्रेशन निकाला है, ऐसे ही y के लिए भी होगा, ऐसे ही z के लिए भी होगा। तो y के लिए क्या होगा? जो थर्मल स्ट्रेन है किस डायरेक्शन में, y की वो क्या होगी? वो होगी h माइनस एच नॉट डिवाइड बाय एच नॉट इज इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से h माइनस एच नॉट कितना आ जाएगा? एच नॉट इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से h कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ से h आ जाएगा एच नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, राइट? और ये जो होगा ये डिफॉर्मेशन होगा किस डायरेक्शन में? y डायरेक्शन में। डिफॉर्मेशन होगा y डायरेक्शन में, राइट? ऐसे ही आपकी जो थर्मल स्ट्रेन होगी z डायरेक्शन में वो आएगी b माइनस बी नॉट डिवाइड बाय बी नॉट इज इक्वल टू कितना होगा? अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो b माइनस बी नॉट कितना हो जाएगा? b नॉट अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये डिफॉर्मेशन आया मेरा z डायरेक्शन में, ये डिफॉर्मेशन था मेरा x डायरेक्शन में, ये डिफॉर्मेशन था मेरा y डायरेक्शन में, ये डिफॉर्मेशन था मेरा z डायरेक्शन में। डिफॉर्मेशन क्या होता है बच्चा? चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना है? b माइनस बी नॉट, h माइनस एच नॉट, l माइनस एल नॉट। ये b यहाँ से क्या आ जाएगा? फाइनल जो हमारी होगी चौड़ाई वो आ जाएगी b नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी।
तो जो डब्बे में बंद कर दिए उसे ध्यान रखो, ठीक है। ये हमारा आ गया फाइनल लेंथ। डिफॉर्मेशन भी ध्यान रखना बच्चों, डिफॉर्मेशन किसके बराबर है, ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, एच नॉट एल्फा डेल्टा टी, एल नॉट एल्फा डेल्टा टी, बी नॉट एल्फा डेल्टा टी, ये वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है। ये हमारा डिफॉर्मेशन है, क्लियर है, ये हमने निकाल लिए। अब डिफॉर्मेशन जब हमने निकाला, डिफॉर्मेशन और फाइनल लेंथ हमने निकाल लिया, ठीक है। अब मैं इसको रब करूंगा, इसको हम थोड़ा सा रब करेंगे, ठीक है। ये लिख लेना बच्चों आप अपने नोट्स में, जब मेरी क्लास आप देखो तो एक कॉपी और पेन लेके बैठा करो, उसमें अपने नोट्स बनाते चले जाओ, जो नोट पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो लिखते चले जाओ। तो ये बराबर है, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन को कैसे कह सकते हैं, L माइनस एल नॉट डिवाइड बाय एल नॉट बराबर किसके होगा, बराबर होगा H माइनस एच नॉट डिवाइड बाय एच नॉट, B माइनस बी नॉट डिवाइड बाय बी नॉट, और ये बराबर होगा अल्फा इंटू डेल्टा टी के। ये तो थर्मल स्ट्रेन हो गई, ठीक है। थर्मल स्ट्रेन तीनों डायरेक्शन में क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, आज तक इस पे क्वेश्चन पूछा नहीं गया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। किसी भी कंपटीशन में नहीं आया, इवन गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी नहीं आया है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है यहाँ से, ठीक है। और एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन बनता है यहाँ से, पर मैं वो यहाँ पर आपको दूंगा, आपकी शीट में भी दूंगा ये क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है। अच्छा, थर्ड देखते हैं। अब स्ट्रेस की बात करते हैं, स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेन की बात तो समझ में आ गई कि स्ट्रेन इतनी है। बच्चों आप मुझे ये बात बताओ कि थोड़ा सा समझना, अब जो मैं समझा रहा हूँ पहले उसको समझना, कि ये हमारा क्या था, ये जो थी हमारी, ये हमारा एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक था, ठीक। इसको कहीं से फिक्स किया था हमने, नहीं, इसको हमने कहीं से फिक्स नहीं किया था, ये टेम्परेचर बढ़ाने पे सीधे बढ़ गया, ये फिक्स कहीं से नहीं था। समझ में आ रही है बात, ये फिक्स बच्चों कहीं से नहीं था। तो जब ये फिक्स नहीं था तो क्या कोई डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, नहीं, क्योंकि ये डिफॉर्मेशन होता चला गया, रेजिस्टेंस कोई क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि कोई इंटरनल फोर्स ही नहीं था, क्योंकि ये फिक्स नहीं था, ना इस फेस पे, ना इस फेस पे, ना इस फेस पे। तो तीनों फेस में से कहीं भी कोई रेजिस्टेंस फोर्स नहीं था, कोई भी रेजिस्टेंस फोर्स नहीं था, राइट। तो जब तीनों फेस पे कोई भी रेजिस्टेंस फोर्स नहीं था, तो इसका मतलब जो स्ट्रेस थी एक्स डायरेक्शन की, और जो स्ट्रेस थी वाई डायरेक्शन की, और जो स्ट्रेस थी जेड डायरेक्शन की, वो थी बच्चों जीरो। यहाँ कोई भी स्ट्रेस नहीं है क्योंकि कोई फोर्स नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कोई फोर्स नहीं है। इस बार को कहते हैं बच्चों फ्री एक्सपेंशन बार, कि कोई भी बार ऐसा होता है जिसमें डिफॉर्मेशन तो होता है तीनों डायरेक्शन में, लेकिन कोई भी फोर्स नहीं होता। कब, जब कोई भी एंड उसका फिक्स ना हो, यानी कि उस बार को क्या कहेंगे, फिक्स बार, वो सॉरी फ्री एक्सपेंशन बार। तो फ्री एक्सपेंशन का ही केस है ये जो हम पढ़ रहे हैं। फ्री एक्सपेंशन बार की क्या प्रॉपर्टी होगी, कि कोई भी एंड उसका फिक्स नहीं होगा, ठीक है, कोई भी एंड उसका फिक्स नहीं होगा, नो फिक्स्ड एंड, नो फिक्स्ड एंड किस डायरेक्शन में, इन एनी डायरेक्शन, इन एनी डायरेक्शन, डायरेक्शन कौन सी है, एक्स वाई और जेड, उसको कहते हैं हम फ्री एक्सपेंशन बार। इसमें स्ट्रेस जनरेट नहीं होती किसी भी डायरेक्शन में, इसमें स्ट्रेस जनरेट नहीं होती किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया फ्री एक्सपेंशन बार। इसका मतलब जो केस हम पढ़ रहे थे ये फ्री एक्सपेंशन बार था, कि तीनों डायरेक्शन में स्वतंत्रता फैलने के लिए, ठीक है बच्चों। अब अगर कोई क्वेश्चन में आ जाए कि क्वेश्चन में अगर लैंग्वेज ये दे दे, ए बार इज फ्री टू एक्सपेंड, अ बार इज फ्री टू एक्सपेंड, फ्री टू एक्सपेंड का मतलब होता है फ्री एक्सपेंशन बार, उसमें कोई भी स्ट्रेस नहीं होती, कौन सी, थर्मल, कोई भी थर्मल स्ट्रेस नहीं होगी। तो तीसरा पॉइंट तो यह है कि थर्मल स्ट्रेस नहीं होगी फ्री एक्सपेंशन बार में, ठीक है। ये बातें हमें समझ में आ गई।
ठीक है, अब बात समझो, अगर स्ट्रेस का होना है तो बच्चों एक एंड फिक्स होना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक समझाता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अगर स्ट्रेस होनी है तो एक एंड फिक्स होना चाहिए। देखो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि कहाँ स्ट्रेस जनरेट होगी कहाँ नहीं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो ये एक रेक्टेंगुलर बार है, 2 डायमेंशन में मैंने दिखाया, यहां से फिक्स था। अभी जब ये यहां से फिक्स था और मैंने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ाया, ध्यान से समझेंगे बच्चों, इसको 1 कर लो। मैंने कहा टेम्परेचर मैंने क्या किया, बढ़ाया। टेम्परेचर मैंने बढ़ाया तो बच्चों इसकी शेप कैसी आई, इसकी शेप कुछ ऐसी आ गई, टेम्परेचर बढ़ के, राइट, इसकी शेप कुछ ऐसी आ गई। तो अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो रिएक्शन थी, यहां पर जो रिएक्शन थी वो किसी ना किसी रिएक्शन से तो बैलेंस होगी ना, ठीक है। मान लो मैं कहता हूं कि ये एंड मेरा फिक्स है तो यहां कोई रिएक्शन होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन बच्चों आप मुझे एक बात बताओ कि अगर यहां मैं एक रिएक्शन ले लूंगा तो क्या यहां कोई दूसरी रिएक्शन दिख रही है आपको, ये बैलेंस कहां से होगी? इसका मतलब ये रिएक्शन यहां नहीं होगी, यहां रिएक्शन 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि यहां से कोई फिक्स नहीं है। आप ये बताओ अगर राइट हैंड सेक्शन में लूंगा तो मुझे कोई बैलेंस फोर्स दिखाई दे रहा है यहां पर? नहीं। कहने का मतलब है बच्चों ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये इक्विलिब्रियम में नहीं, यहां रिएक्शन हो ही नहीं सकती क्योंकि यहां से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। रिएक्शन कब होगी? एक्शन जब होगा, एक्शन ही नहीं है यहां पे। तो इसका मतलब बच्चों ये जो केस हुआ ये फ्री एक्सपेंशन का केस हुआ, यानी कि ये फ्री एक्सपेंड बार है। तो फ्री एक्सपेंड बार कब होता है? जब उसका एक एंड फिक्स होता है और दूसरा एंड फिक्स नहीं होगा, यही समझाना है आपको। वहां जो पीछे है वो भी फ्री एक्सपेंशन बार है, ये मत सोचना वो फिक्स नहीं है। एक एंड उसका अब भी फिक्स है, वो टेबल पे पड़ा हुआ है। टेबल जिस टेबल पे वो है वो टेबल वाला एंड उसका फिक्स है, वो टेबल से नीचे नहीं जा सकता। ऐसे ही ये कंपोनेंट पीछे नहीं जा सकता, तो ये कंफ्यूजन मत करना। फ्री एक्सपेंशन बार है ये फ्री एक्सपेंशन बार है तो यहां थर्मल स्ट्रेस होगी 0, ठीक। ये बार कौन सा है? फ्री एक्सपेंशन बार। दूसरा देखते हैं। अब अगर मैंने क्या किया बच्चों, मैंने दोनों तरफ से इसे फिक्स कर दिया, दोनों तरफ से फिक्स कर दिया, तो जब टेम्परेचर हमने बढ़ाया क्या होगा? यहां भी एक रिएक्शन पैदा हो जाएगी और एक रिएक्शन यहां भी पैदा हो जाएगी, दोनों तरफ से फिक्स है ना ये। अब ये इक्विलिब्रियम में है क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो इस एंड पे भी बराबर होगा, इस एंड पे भी बराबर होगा, यानी कि जो रिएक्शन यहां क्रिएट होगी वही रिएक्शन यहां भी क्रिएट होगी, और ये दोनों बराबर होंगी क्योंकि दोनों कॉम्प्रेसिव फोर्सेस होंगे। क्योंकि ये फैलने की कोशिश कर रहा होगा, ये रोकने की कोशिश कर रहा होगा, तो रोकने वाला जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी। समझ में आ गई बात? अब यहां पर दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन क्रिएट है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट, इसका मतलब ये रिएक्शन इसके बराबर होगी और इसी रिएक्शन की वजह से इस पे स्ट्रेस जनरेट होगी, ये आ जाएगा ए। समझ में आ रही है? एरिया इसका क्या है? ए, ठीक है। तो यहां तो रिएक्शन होगी लेकिन यहां दोनों तरफ से फिक्स है ना बच्चों, ये दोनों तरफ से फिक्स है। क्या इसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है? नहीं। यहां भी ये फिक्स है, यहां भी ये फिक्स है, ये मूव नहीं कर रहा। इसका मतलब ये जो केस है इसको कहते हैं कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड। कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड है, पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड बार, ठीक है। कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड बार। यहां स्ट्रेस होगी, थर्मल स्ट्रेस बिल्कुल होगी, यहां थर्मल स्ट्रेस होगी। अभी मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, आगे चलेंगे। तीसरा बच्चों क्या केस हो सकता है इसमें? देखो अगर मैंने यहां से फिक्स किया, यहां स्ट्रेस होगी क्योंकि यहां दोनों डायरेक्शन में क्या आ गई? रिएक्शन आ गई। यहां मैंने फिक्स किया इस तरह से और थोड़ा सा एंड छोड़ के ये पॉइंट फिक्स था, ठीक। तीसरा केस ये हो सकता है। और मैंने कहा कि ये जो गैप है, ये जो गैप है बच्चों, ये गैप मैंने कहा कि लैम्डा है सपोज। अब क्या किया? अब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक। अब जब टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ते 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 क्या होगा? जब तक ये स्पीड नहीं टकराएगा तब तक ये फ्री एक्सपेंशन का केस होगा। जब तक ये बढ़ते 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 इस पे नहीं टकराएगा तब तक ये फ्री एक्सपेंशन का केस होगा और तब तक कोई थर्मल स्ट्रेस जनरेट नहीं होगी। थर्मल स्ट्रेन तो होगा, थर्मल स्ट्रेस नहीं होगी। समझ में आ रही है बात बच्चों? लेकिन जैसे ही टकराया फिर कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड वाला केस बन गया। जैसे ही टकराया फिर कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड वाला केस बन जाएगा, तो फिर एक रिएक्शन यहां जनरेट हो जाएगी। कब? जब ये इस पे टच कर जाएगा।
ठीक है, फिर एक और रिएक्शन जनरेट होगी, वो भी बराबर होगी। तो इसका मतलब ये थोड़ा मूव हुआ और थोड़ा नहीं हुआ। कितना मूव हुआ लैम्डा, और कितना नहीं हुआ और होना था, इसने रोक लिया। इसको कहते हैं बच्चों पार्शली रिस्ट्रिक्टेड बार। पार्शली रिस्ट्रिक्टेड बार, समझ में आ रही है बच्चों बात? पार्शली रिस्ट्रिक्टेड बार, ठीक, यानी कि कुछ रोका कुछ नहीं रोका। ये क्या हमने किया, ये हमने पूरी तरह से रोक लिया, पूरी तरह से रोका, राइट। और ये हमने क्या किया, पार्शली का मतलब होता है कुछ रोका और कुछ नहीं रोका, राइट। ये मतलब हुआ इसका, कुछ रोका और कुछ नहीं रोका, पूरी तरीके से रोका। इसमें हमने रोका ही नहीं तो कोई स्ट्रेस क्रिएट नहीं। इसको पूरी तरीके से रोका तो स्ट्रेस क्रिएट हुई, इसको हमने कुछ रोका कुछ नहीं रोका तो जो कुछ रोका उससे क्रिएट होगी, ठीक है। तो ये 3 केस बनते हैं बच्चों थर्मल स्ट्रेस के, जो हमें पढ़ने हैं। कौन सा? फ्री एक्सपेंशन बार, कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड बार और पार्शियली रिस्ट्रिक्टेड बार, ठीक है। ये समझ में आ गई बात भाई? ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो, अब बच्चों समझने की बात यह है, एक और क्या बात समझने की है कि जब हम रोक रहे थे, मान लो हमने कंप्लीटली तरीके से रोका ये, तो यहां एक क्रिएट हुई R, एक यहां क्रिएट हुई R, टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो मान लो अगर मैं यहां से इसे और भी फिक्स कर दूं, यहां से फिक्स कर दूं, तो यहां एक रिएक्शन जनरेट नहीं होगी? बिल्कुल होगी, वो भी R होगी, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस सब जगह बराबर होगा, डेल्टा T का होगा। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। लेकिन ये यहां से तो फिक्स नहीं है, तो इसको कौन बैलेंस करेगा? इसको बैलेंस करने वाला तो कोई फोर्स नहीं है। तो इसका मतलब अभी इस डायरेक्शन में स्ट्रेस नहीं है, इस डायरेक्शन में स्ट्रेस नहीं है, पर इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये इसको बैलेंस कर रहा है। तो अगर मैं यहां से भी इसे फिक्स कर दूं, अब आ जाएगा, यहां भी एक रिएक्शन जनरेट हो गया, वाई डायरेक्शन में भी स्ट्रेस जनरेट हो गई। अब स्ट्रेस जो है बच्चों वाई डायरेक्शन में भी जनरेट हो गई, क्लियर है? अच्छा, वाई डायरेक्शन में भी स्ट्रेस जनरेट हुई, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां समझने की बात यह है कि ये फोर्स कौन सा है, ये रिएक्शन का नेचर क्या है? कॉम्प्रेसिव है, अंदर की तरफ लग रहा है, ठीक है, ये भी अंदर की तरफ लग रहा है। तो कॉम्प्रेसिव है, कॉम्प्रेसिव किस कैटेगरी का फोर्स होता है बच्चों? कॉम्प्रेसिव होता है नॉर्मल कैटेगरी का, यानी कि थर्मल स्ट्रेस के केस में हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने पे नॉर्मल फोर्स क्रिएट होता है। अब ये कंप्रेसिव भी हो सकता है, ये टेंसाइल भी हो सकता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कॉम्प्रेसिव होगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो टेंसाइल होगा। समझ में आ रही है बात? अगर हम टेम्परेचर घटाएंगे तो टेंसाइल होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कॉम्प्रेसिव होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये फैलने की कोशिश करेगा, तो ये चारों तरफ से रोकेंगे कॉम्प्रेसिव फोर्स। टेम्परेचर घटाएंगे तो ये सिकुड़ने की कोशिश करेगा, फिर हमें, क्योंकि ये फिक्स है तो इसको तो यहीं रहना है, तो ये जो R है ये बाहर की तरफ लगेंगे ताकि ये सिकुड़े ना। समझ में आ रही है बात? तो टेम्परेचर बढ़ाने से कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हुई, टेम्परेचर कम करने से टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हुई। कौन सी? नॉर्मल। ये कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस है। तो बच्चों थर्मल स्ट्रेस का नेचर क्या है? थर्मल स्ट्रेस का नेचर है नॉर्मल स्ट्रेस। ये बात हमें समझ में आ गई। थर्मल स्ट्रेस का जो नेचर है वो नॉर्मल है, ये शेयर नेचर की नहीं होती। थर्मल स्ट्रेस कभी भी शेयर नेचर की नहीं होती। तो यहां आप हेडिंग डालेंगे थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस क्या होती है? थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस क्या होती है कि इट इज अ काइंड ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल स्ट्रेस विच जनरेट्स ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ध्यान रखना बच्चों, डेल्टा टी, विच जनरेट्स ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस व्हेन इंपॉर्टेंट क्या है? व्हेन the body's
आर फिक्स्ड एज कंप्लीटली एंड पार्शली। बताया ना दो ही केस में स्ट्रेस जनरेट होगा। अभी मैंने बताया दो ही केस में स्ट्रेस जनरेट होगा, या तो कंप्लीटली या तो पार्शली। फ्री एक्सपेंशन में कोई स्ट्रेस नहीं जनरेट होगा। तो ये आपकी थर्मल स्ट्रेस हुई। तो जो बच्चों जो टोटल स्ट्रेस होगी वो बताओ क्या होगी। किसी भी एलिमेंट में जो टोटल स्ट्रेस वो क्या होगी, वो दो तरीके की होगी। एक तो होगी मैकेनिकल और एक होगी थर्मल। मैकेनिकल स्ट्रेस क्या होगी, ड्यू टू लोड, जो एक्सटर्नल लोड होता है, ठीक है। और थर्मल स्ट्रेस क्या होगी, ड्यू टू टेम्परेचर ग्रेडियंट, ड्यू टू टेम्परेचर ग्रेडियंट। बात समझ में आ रही है बच्चों, ठीक है। और यहाँ नोट पॉइंट एक और आ जाएगा इसमें, क्या कि अगर टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं अगर टेम्परेचर, ठीक है, तो जो थर्मल स्ट्रेस का नेचर होगा वो कैसा होगा, वो होगा कॉम्प्रेसिव, वो होगा कॉम्प्रेसिव। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम करें, अगर टेम्परेचर हम घटा रहे हैं, टेम्परेचर अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो जो थर्मल स्ट्रेस का नेचर होगा वो होगा टेंसाइल। समझ में आ गई बात बच्चों, ये बात ध्यान रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें दिमाग में रखनी है। क्लियर हो गई बात। थर्मल स्ट्रेस क्या है, बार बार बोल रहा हूँ, थर्मल स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस है, नॉर्मल नेचर की है, या तो टेंसाइल होगी या कॉम्प्रेस होगी, शेयर नहीं होगी। किसकी वजह से जनरेट होती है, टेम्परेचर डिफरेंस की। कब, जब कंप्लीटली और पार्शली रिस्ट्रिक्टेड होगा, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई। अब आगे हम मूव करते हैं, आगे हम मूव करते हैं। थर्मल स्ट्रेस हमें समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब इसमें भी दो तरीके के केस बनते हैं, एक होता है स्टैटिकली डिटर्मिनेट और एक स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। स्टैटिकली डिटर्मिनेट और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट मैंने आपको बताया था कब आता है। स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट तभी होगा जब दोनों एंड से फिक्स होगा, और स्टैटिकली डिटर्मिनेट कब होगा, जब एक एंड से फिक्स होगा। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर हम ये बात कहें क्या कि अगर मान लो ये वाला केस है, सपोज ये वाला केस है, ठीक है, तो ये तो एक एंड से फिक्स है, खाली एक एंड से फिक्स है, तो ये कौन सा केस हुआ, ये हुआ स्टैटिकली डिटर्मिनेट। एक ही एंड से फिक्स है ना, ठीक है। लेकिन बच्चों ध्यान देने की बात यह है कि अगर मैंने दोनों एंड से फिक्स कर दिया, अगर मैंने दोनों एंड से फिक्स कर दिया, तो ये हो जाएगा स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। अब मुझे आप एक बात बताओ, जो थर्मल स्ट्रेस है वो क्या इसमें जनरेट हो रही है, नहीं, यहाँ थर्मल स्ट्रेस जीरो होगी। फ्री एक्सपेंशन, ये फ्री एक्सपेंशन के कैसे यहाँ एग्जिस्ट करेगी, बस थर्मल स्ट्रेस यहाँ एग्जिस्ट करेगी। क्लियर है। तो इसका मतलब हमें पढ़ना कौन सा है, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। स्टैटिकली डिटर्मिनेट का केस ही नहीं बनता थर्मल स्ट्रेस में। समझ में आ रही है बात। स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट का स्टैटिकली डिटर्मिनेट का केस ही नहीं बनता, हमें पढ़ना है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, ठीक है। अब बच्चों स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट जो होता है वो दो टाइप का होता है। स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट जो होता है उसमें हमें दो तरीके की चीजें देखनी है। स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट क्या होता है बच्चों, देखो ये दो तरह का कनेक्शन बनाता है, एक सीरीज और एक पैरेलल। एक होता है सीरीज कनेक्शन और एक होता है पैरेलल कनेक्शन। अब ये जो सीरीज कनेक्शन है बच्चों, इसमें सबसे पहला है फ्री एक्सपेंशन, जो हम देख चुके हैं, फ्री एक्सपेंशन। दूसरा आता है कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड, कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड, राइट। और तीसरा आता है पार्शली रिस्ट्रिक्टेड। सेम कंडीशन यहाँ भी होती है बच्चों, यहाँ भी
फ्री एक्सपेंशन होगा, राइट, दूसरा कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड होगा, और तीसरा होगा पार्शली रिस्ट्रिक्टेड। सेम। तो पहले हमें सीरीज वाले पढ़ना है, पैरेलल वाले हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। पहले हम सीरीज कनेक्शन को देखेंगे कि सीरीज कनेक्शन क्या है। देखते हैं बच्चों, सीरीज कनेक्शन में फ्री एक्सपेंशन तो हम देख चुके हैं, सीरीज कनेक्शन में, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो हम सबसे पहला केस डालेंगे यहां पर अपना कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड, हेडिंग डालेंगे थर्मल स्ट्रेस फॉर कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड बार। किसमें हम देख रहे हैं, ये देख रहे हैं हम सीरीज कनेक्शन में, ठीक है। ये आपकी हेडिंग हो गई, बना लो। केस कौन सा है बच्चों, स्टैटिकली डिटरमिनेट, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट। क्या करते हैं स्टैटिकली इनडिटरमिनेट में, कंपैटिबल इक्वेशन का यूज करते हैं। क्या करते हैं, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन का यूज करते हैं। ये एल लेंथ है, ध्यान से समझना बच्चों, थोड़ा टिपिकल हो जाएगा कॉन्सेप्ट। हमने क्या किया, हम पहला कौन सा केस लेके चल रहे हैं, जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हमने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया, ठीक है। टेम्परेचर हमारा बढ़ गया तो डेल्टा टी क्या हो गया, डेल्टा टी हो गया एग्जिस्ट, यानी कि डेल्टा टी एग्जिस्ट करेगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, वो डिपेंड करेगा कि पहले टेम्परेचर क्या था, बाद में टेम्परेचर क्या था। अब टेम्परेचर बढ़ा तो अब देखो अलग अलग तरीके से देखते हैं होता क्या है। जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो पहले ये एज्यूम करो ये फिक्स नहीं है, तो क्या होगा, जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये वैल्यू ऐसे एक्सपेंड होके आ जाएगी बाहर को, आएगी कि नहीं आएगी बच्चों, बिल्कुल आएगी। तो ये जो मिला आपको, ये क्या मिला, ये मिला आपको थर्मल डिफॉर्मेशन, ये मिला आपको थर्मल डिफॉर्मेशन। लेंथ कितनी थी, L, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, L इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी। पीछे निकाला था अभी, डिफॉर्मेशन क्या होता है, ओरिजिनल लेंथ इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी। अब क्या है, लेकिन ये तो फिक्स था, तो क्या होगा, तो फिक्स था तो एक रिएक्शन यहाँ लगेगी R और फिर एक रिएक्शन यहाँ लग जाएगी R। अब ये क्या करेगा, ये फिर इसको दोबारा से इसी पोजीशन पे लाके खड़ा कर देगा जिस पोजीशन पे हम थे। तो ये भी क्या हुआ, अब ये जो डिफॉर्मेशन हुआ ये तो थर्मल हो गया था, अब अंदर को जो डिफॉर्मेशन हुआ वो किसकी वजह से हुआ, वो इस लोड की वजह से हुआ, यानी कि वो मैकेनिकल डिफॉर्मेशन था, ठीक है। यानी कि जो रॉड में डिफॉर्मेशन हुआ इस फोर्स की वजह से, उसे हम कहेंगे डेल्टा ऑफ रॉड। क्या कहेंगे, डेल्टा ऑफ रॉड। चाहे यहाँ लिख लो, ऊपर लिख लो, ये जो डिफॉर्मेशन है वो क्या है, डेल्टा ऑफ रॉड। रॉड का मतलब है जो फोर्स की वजह से हुआ, ठीक है। समझ में आ रही है बात बच्चों, ठीक है। तो एक बार एक्सपेंड हुआ और फिर कॉन्ट्रैक्शन हो गया इस फोर्स की वजह से, ये फोर्स लगा हुआ था। तो बच्चों अब ये स्ट्रेन क्या रही इसमें, इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन क्या रही, 0। क्यों, क्योंकि ये तो जहां था वही है, समझने की बात है, ये तो जहां था वही है। तो यहाँ कौन सी यूज करेंगे, यहाँ यूज करेंगे कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, क्योंकि ये क्या है, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट का केस है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, एक बहुत अच्छे से करके दिखाऊंगा, फिर आगे जल्दी जल्दी कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या होगी बताओ, जो अलजेब्रिक सम होगा किसका, डिफॉर्मेशन का, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, वो होना चाहिए 0, क्योंकि जो जहां था वो वहीं है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब मेरे पास 2 डिफॉर्मेशन मिले, एक तो डेल्टा एल मेरे को मिल गया थर्मल, ठीक है। इसको हम, ये जो स्मॉल डेल्टा है इसको डेल्टा एल से भी लिख सकते हैं बच्चों, कंफ्यूज मत होना, इसको डेल्टा एल से भी लिख सकते हैं, दोनों डिफॉर्मेशन के सिंबल है। तो डेल्टा एक थर्मल मिल गया प्लस एक डेल्टा एल मुझे रॉड का मिल गया, यही तो मिला दोनों इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। और सीरीज कनेक्शन है तो इसीलिए ये इक्वेशन लगाएंगे, सीरीज कनेक्शन में यही इक्वेशन लगाते हैं टोटल डिफॉर्मेशन की, याद है अलजेब्रिक सम वाली।
वहाँ पर वो PL/AE आता है, यहाँ पर नहीं आता है, ठीक है। अब ये जो थर्मल डिफॉर्मेशन है ये कितना आया, ओरिजिनल लेंथ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी आया, प्लस अब रॉड का डिफॉर्मेशन क्या होगा बताओ। रॉड का डिफॉर्मेशन क्या होता है, PL/AE होता है। रॉड का डिफॉर्मेशन क्या होता है, PL/AE। तो बच्चों आप मुझे ये बताओ इस पूरे मेंबर पे कितना फोर्स है, कैसे देखें उसको, इस मेंबर पे कितना फोर्स है बताओ मुझे जरा, कैसे देखना है। सेक्शन लेना है, एक हमने सेक्शन लिया और सेक्शन के राइट साइड में देखा कितना फोर्स है, मुझे एक ही फोर्स दिखाई दे रहा है, आर, वो भी अंदर की ओर, आर वो भी अंदर की ओर, यानी कि जो फोर्स है वो P कितना है, ये है -R के बराबर, ये मेरा फोर्स है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, रॉड का क्या होता है, ये होता है PL/AE, होता है कि नहीं होता है, ये हो गया 0, क्योंकि ये फोर्स की वजह से डिफॉर्मेशन है, यही तो होता है। और P की वैल्यू है -R, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, L इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। P की वैल्यू यहां पुट करेंगे -R इंटू L/AE बराबर होगा 0। समझ में आ गई बात बच्चों। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो फोर्स है इसका नेचर मैं ले चुका हूं, क्योंकि ये माइनस का है और ये माइनस मैं यहां रख चुका हूं, क्लियर है, ये माइनस में यहां रख चुका हूं, बात समझ में आ रही है बच्चों, ठीक है। अब जब ये माइनस मैं यहां रख चुका हूं तो ये जो R/A है ये क्या होगी, ये है थर्मल स्ट्रेस। ये क्या है, थर्मल स्ट्रेस। कौन से नेचर की होगी, कंप्रेसिव नेचर की। कौन से नेचर की होगी, कंप्रेसिव नेचर की। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं मैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, तो यानी कि L इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी माइनस, ये माइनस जो है ये हम बराबर में ले लो, ये हो गया बराबर R/A इंटू L/E। ये होती है मेरी थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस होगी R/A, थर्मल स्ट्रेस होगी R/A। ध्यान से समझना बच्चों, थर्मल स्ट्रेस होगी R/A। R की वैल्यू है -P/A, R की वैल्यू -P भी तो लिख सकता हूं, समझ में आ रही है बात। तो ये जो माइनस है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि नेचर कौन सा होगा, कंप्रेसिव नेचर, ठीक है। लेकिन हमारे पास R है तो इसलिए हम इस नेगेटिव को नहीं लेके चलेंगे, ठीक। तो यहां से क्या हुआ, यहां से हम कह सकते हैं कि ये L इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी बराबर हुआ थर्मल स्ट्रेस इंटू L/E। L से L कैंसिल हो गया, तो जो थर्मल स्ट्रेस आई बच्चों वो क्या आई, वो आई E इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये आ गई मेरी थर्मल स्ट्रेस। कब, जब बार क्या है, कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड। जब बार क्या है, कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड। समझ लेना इसे, बिल्कुल वीडियो को बार बार देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। E अल्फा डेल्टा टी। अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे बच्चों। डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, अगर हुक्स लॉ लगाएं तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन के होता। कितनी आ रही थी स्ट्रेन, ये हुक्स लॉ को भी वैलिड कर रहा है। देखो अल्फा इंटू डेल्टा टी क्या था, थर्मल स्ट्रेन थी कि नहीं थी, तो ये रिलेशन क्या बन गया, ये आ गया हुक्स लॉ। बना कि नहीं बना, डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है। ए इंटू स्ट्रेन, एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन भी एग्जिस्ट करी और आपकी क्या कहते हैं स्ट्रेस भी एग्जिस्ट करी। लेकिन क्या मैं इसको कंपेयर करा सकता हूं, बात समझने की है। देखो समझना बच्चों, क्या मैं इसे कंपेयर करा सकता हूं, ये मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, ये मैं लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि बच्चों जो टोटल ये जो है ना, ये जो स्ट्रेन है ये टोटल स्ट्रेन नहीं बता रहा है इस डायरेक्शन में। टोटल स्ट्रेन तो 0 है भाई, जो भी एक्सपेंशन हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट होके वापस हो गया, तो टोटल स्ट्रेन नहीं बताता ये सिर्फ थर्मल स्ट्रेन को बता रहा है, इसलिए थर्मल स्ट्रेस से हम इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा फाइनली क्या एक्सप्रेशन आया थर्मल स्ट्रेस का, थर्मल स्ट्रेस का हमारा फाइनली एक्सप्रेशन आया
ई इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी, ये ध्यान रखना है। कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड में तो ये आ गया, इसको नोट कर लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। सेकंड केस देखते हैं, पार्शली रिस्ट्रिक्टेड वाला। सेकंड केस देखेंगे पार्शली रिस्ट्रिक्टेड। नेचर क्या होगा बच्चों? कॉम्प्रेसिव नेचर होगा, ध्यान रखना। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो कॉम्प्रेसिव नेचर होगा। और अगर इसका उल्टा केस देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो टेंसाइल आ जाएगी। एक्सप्रेशन वही रहेगा, ई इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, एक्सप्रेशन वही रहेगा। अब नेक्स्ट देखेंगे हम थर्मल स्ट्रेस फॉर कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड बॉडी फॉर पार्शली रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, सीरीज कनेक्शन ही देख रहे हैं। अब देखो, इसको देखने के दो तरीके हैं, या एक गैप हो। ऐसा कहाँ होता है बच्चों? रेलवे ट्रैक्स पे। रेलवे ट्रैक्स में जो पटरियां होती हैं उनमें गैप होता है इसी तरीके का। क्यों छोड़ा जाता है? ताकि जब आपकी समर सीजन आए तो ये एक्सपेंशन हो सके इतना इसमें। ठीक है, अदरवाइज अगर यहाँ से कस देंगे तो समर सीजन में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो जाएगी रेलवे ट्रैक्स पे। ठीक है, और वो सही नहीं होगी, इसलिए हम थोड़ा गैप दे के रखते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है गैप, इसको हम कहेंगे लैम्डा। कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने के बाद ये एक्सपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। कुछ एक्सपेंशन होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, मान लो एक्सपेंड होके ऐसा आ गया, सिर्फ एक्स डायरेक्शन इफेक्ट देख रहे हैं, वाई डायरेक्शन इसलिए मैं ऊपर नहीं बढ़ा रहा हूं, तो यहां एक नॉर्मल रिएक्शन जनरेट हो जाएगी। कब? जब ये एक्सपेंड होके टकराएगा। ठीक, बात समझ में आ रही है? ये हमने मान लिया ये बार की लेंथ क्या है? एल है। अब इसका एक दूसरा केस भी होता है बच्चों, वो ऐसा होता है, सेम केस है वो भी, कि एक बार है, अब मैंने इसके साथ एक स्प्रिंग अटैच कर दिया। यहां भी सेम केस होगा। मान लो स्प्रिंग का जो स्टिफनेस है उसको हमने कहा के एस, ये बार की लेंथ है, यहां भी सेम केस ऐसा ही होगा बच्चों। ये हो गया एल। ठीक है, तो हम डेरिवेशन इसका करेंगे और फिर इसके हेल्प से इसका भी हम देख लेंगे कि क्या निकल के आता है रिलेशन। ठीक है, तो ये भी मैं बता दूंगा, पहले मैं ये बताऊंगा ये कैसे होता है। ठीक है, तो सेम इक्विवेलेंट है, ये भी इसके इक्विवेलेंट है। क्यों? जब एक्सपेंशन कराओगे तो ये थोड़ा सा कंप्रेस होगा, तो कंप्रेस होगा तो इसकी पोजीशन यहाँ हो जाएगी, यहाँ कहीं आ जाएगी, तो ये लैम्डा मूव कर जाएगा फाइनली। ये करेगा ना मूव, कुछ करेगा कुछ नहीं कर पाया। क्यों? स्प्रिंग रोक रहा होगा, तो स्प्रिंग रोक रहा होगा तो एक रिएक्शन यहाँ जनरेट होगी, एक रिएक्शन यहाँ जनरेट होगी। स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा वो आर के बराबर होगा, स्प्रिंग जो इस पे फोर्स लगाएगा वो भी आर के बराबर होगा। तो इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा? आर अंदर की ओर, यहाँ स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा? आर इधर की ओर। ये आर इस आर से कटेगा और ये आर इस आर से कटेगा। ठीक, ये हो गया लैम्डा, ये परमानेंट रहेगा, इतना तो खींचेगा ही खींचेगा। तो सेम केस हो गया जैसा ऊपर वाला था। तो हम डेरिवेशन करेंगे इसका, उसके बाद इसकी वैल्यू देखेंगे क्या आ रही है। ठीक है, तो यहां हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो जब टेम्परेचर बढ़ाया तो यहां क्या होगा? तो बच्चों देखो, फिर वही अकॉर्डिंग टू कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, अब वही लगेगा ना अलजेब्रिक सम वाला। अलजेब्रिक सम क्या होना चाहिए? अलजेब्रिक सम डिफॉर्मेशन का 0 होना चाहिए। 0 होगा नहीं, क्योंकि मूव कर जा रहा है, वो लैम्डा के बराबर होगा, ये तो होगा ही होगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? जहां हम 0 लेते, 0 क्यों ले रहे थे? क्योंकि ये जो फिक्स एंड था वो यही था। अब ये मूव कर गया परमानेंट, तो ये लैम्डा के बराबर होगा, ये अंडरस्टूड सी बात है। ठीक है, अब यहां देखो ये क्या होगा? सेम, एक हमारा थर्मल की वजह से होगा, एक हमारा रॉड की वजह से होगा, जो पहले आया था। अब लैम्डा आ गया बस यहाँ पे। थर्मल की वजह से कितना आएगा? एल इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी। रॉड की वजह से क्या हो जाएगा? माइनस के आर बाय एल अपॉन ए ई इजिकल टू लैम्डा। ठीक है, वही है आर, सेम एरिया ए, यही तो स्ट्रेस क्रिएट होगी। ठीक है, अब इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो एल इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी माइनस लैम्डा इजिकल टू हो गया आर बाय ए इंटू एल बाय ई। ये क्या होगा? ये आपकी थर्मल स्ट्रेस हो गई, ये आपकी क्या हो गई?
थर्मल स्ट्रेस होगी, थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो गई, R अपॉन A यानी कि माइनस के P बाय A। कब, जब इस बार पे सेक्शन लेने पे जो P फोर्स है वो किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा। R की वैल्यू माइनस P है, इसका मतलब ये जो है ये भी नेचर क्या होगा बच्चों, कॉम्प्रेसिव नेचर की होगी। ये भी स्ट्रेस बताया ना, टेम्परेचर बढ़ने पे हमेशा स्ट्रेस कॉम्प्रेसिव होती है। कब, जब सीरीज कनेक्शन की बात कर रहे हैं, पैरेलल कनेक्शन में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये आ जाएगी यहाँ से, ये क्या आ गया, ये थर्मल जो स्ट्रेस है इंटू एल अपॉन ई इजगल टू आ गया हमारा एल इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी माइनस लेमडा। अब ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, थर्मल स्ट्रेस जो आई आपकी वो क्या आई, ई बाय एल इंटू एल इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी माइनस लेमडा। ये आपकी थर्मल स्ट्रेस आ गई किस केस में, पार्शली रिस्ट्रिक्टेड के केस में, पार्शली रिस्ट्रिक्टेड के केस में। समझ में आ रही है बात बच्चों, ये पार्शली रिस्ट्रिक्टेड का केस हुआ। ठीक है, ये जो केस हुआ ये पार्शली रिस्ट्रिक्टेड का केस हुआ। सेम प्रोसीजर वही है, बस लैम्डा आ गया। अगर मैं यहाँ लैम्डा 0 कर लूँ फिर वही आ जाएगा ई इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अगर मैं यहाँ लैम्डा 0 कर लूँ तो फिर आ जाएगा ई इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक, ये समझ में आ गया हमें। चलो अब ये लैम्डा जो मैंने लिखा था बच्चों, ये है क्या, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। लैम्डा जो होता है उसको कहते हैं, ये आपका होता है किस किस केस में लैम्डा होता है, देखो पहला होता है ये जो लैम्डा है ये क्या होगा, रियल लाइफ में यील्डिंग ऑफ सपोर्ट, यील्डिंग ऑफ सपोर्ट। कोई सपोर्ट है वो डिफॉर्म हो गई, मजबूत नहीं थी, एक्सपेंशन को झेल नहीं पाई, खिसक गई, तो उस केस में कहते हैं यील्डिंग ऑफ सपोर्ट। ठीक, दूसरा ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द रेलवे ट्रैक। प्रैक्टिकल लाइफ में जो हमारा लैम्डा होता है, डिस्टेंस बिटवीन द रेलवे ट्रैक। ठीक है, रेलवे ट्रैक। ठीक है, तीसरा स्प्रिंग डिफॉर्मेशन, स्प्रिंग डिफॉर्मेशन विद बार। ये आ गया हमारा, ये हमारा लैम्डा है। ठीक है, और ये mm में होता है बच्चों, ध्यान रखना सब चीज़ें mm में कंसिडर की जाती हैं, डायमेंशन हमेशा mm, ध्यान रखो। ठीक है बच्चों, अब जो मेरी स्ट्रेस थी, बताओ कितनी थी, जो मेरी थर्मल स्ट्रेस आ रही थी इस केस में वो आ रही थी ई बाय एल एल्फा डेल्टा टी माइनस लैम्डा, यही आ रही थी। अब ध्यान से समझना, अब हम लैम्डा की वैल्यू निकाल के अब हम इस पे आएंगे, अब हम इस पे फोकस करेंगे। ठीक है, इस पे कैसे फोकस करें, देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग बनाएंगे, बार का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे। देखो स्प्रिंग जब कंप्रेस होगा तो स्प्रिंग की टेंडेंसी होगी क्या, क्योंकि चूंकि बार इक्विलिब्रियम में रहना, अगर मैं अलग अलग दिखाऊं, ये अगर R लगा हुआ है तो स्प्रिंग R जो है वो इस पे अंदर की ओर लगाएगा। फिर हम स्प्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इस सपोर्ट के साथ। अब अगर ये सपोर्ट में R ऐसे लगा हुआ है तो स्प्रिंग भी एक R, स्प्रिंग भी यहाँ पे एक R अंदर को लगाएगा, तभी तो इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, और ये आपका Ks जो है ये स्प्रिंग का स्टिफनेस है। Ks क्या है, Ks क्या है बच्चों, Ks है स्प्रिंग का स्टिफनेस। Ks है बच्चों स्प्रिंग का स्टिफनेस। क्लियर है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को इसमें हमें मैच कराना है, ये फॉर्मूला इसके लिए भी तो होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो, अब इसको हमें ध्यान से समझना है। क्या, देखो यहां पर बात करते हैं इस जगह पे बात करते हैं कि जैसे एक ये स्प्रिंग है, ये यहां से सपोर्ट थी, ये R लग गया,
ये आर ऐसे लग गया, ये हो गया के एस। अब अगर मैं स्प्रिंग पे फोर्स देखूं तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सेक्शन लेना पड़ेगा। तो अगर एक्शन की बात करें तो स्प्रिंग का फोर्स की तो डायरेक्शन यही होगी ना, स्प्रिंग के फोर्स की डायरेक्शन तो यही होगी बच्चों, जो इस आर से बैलेंस कर रही होगी। बात समझना मेरी बहुत ध्यान से, स्प्रिंग के फोर्स की डायरेक्शन यही है, क्योंकि अगर ये फोर्स ऐसे ना लगाता तो इस पर कोई रिएक्शन जनरेट नहीं होती। इसका मतलब अगर मैं स्प्रिंग के फोर्स को कंसिडर करूं, नॉट इस सपोर्ट को, तो जो स्प्रिंग का फोर्स होगा वो होगा आर। स्प्रिंग का जो फोर्स होगा वो होगा आर के बराबर। समझ में आ रही है? ये इधर से लग रहा है और ये ऐसे बैलेंस होगा। ठीक, ये पॉइंट समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, हम जानते हैं जो फोर्स होता है और स्टिफनेस में होता है वो रिलेशन क्या होता है, हमें पता है कि जो फोर्स होगा, ठीक है, या ऐसे कह लें हम जो डिफॉर्मेशन होता है, हमें पता है ना, हमें पिछली क्लास में पढ़ा है कि जो डिफॉर्मेशन है वो होता है फोर्स डिवाइड बाय क्या होगा, फोर्स डिवाइड बाय स्टिफनेस। यही तो पढ़ा है हमने, फोर्स डिवाइड बाय स्टिफनेस। डिफॉर्मेशन कितना हो रहा है इसमें, लैम्डा। डिफॉर्मेशन कितना हो रहा है, लैम्डा। तो लैम्डा आ गया फोर्स डिवाइड बाय स्टिफनेस, यानी कि लैम्डा की वैल्यू हमारी आ गई आर डिवाइड बाय के एस। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई, आर डिवाइड बाय के एस। पी एस की वैल्यू क्या है, आर के बराबर है। ये हमारा लैम्डा आ गया, ये हमारा लैम्डा आ गया। क्लियर है पॉइंट बच्चों? ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, इसमें कंफ्यूजन मत करना। स्प्रिंग दबेगा तो ऐसे फोर्स आएगा, स्प्रिंग का जो फोर्स है वो ऐसे आएगा, तब ये ऐसे आएगा तो एक रिएक्शन ऐसे आएगी, एक रिएक्शन ऐसे आएगी। ठीक, अच्छा अब देखो, ये तो हमने लैम्डा निकाल लिया। अब जो थर्मल स्ट्रेस थी मेरी वो कितनी आई थी, एल बाय ई, एल इंटू एल्फा, सॉरी ई बाय एल, एल इंटू डेल्टा टी, एल इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी माइनस लैम्डा। अब ये जो माइनस लैम्डा है इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूं आर अपॉन के एस। इसकी मैं लिख सकता हूं वैल्यू आर बाय के एस। ठीक है, ऊपर मुझे रब करना होगा ये। ठीक है, अब ये आर बाय के एस है ना, अब ध्यान से समझना बच्चों कि जो थर्मल स्ट्रेस है, ठीक है, आर बाय ये के एस। अब यहां से समझो, ये हो गया ई बाय एल, ये हो गया एल इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी। इस आर को मैं क्या लिख सकता हूं, इस आर को मैं लिख सकता हूं थर्मल स्ट्रेस इंटू एरिया। याद है थर्मल स्ट्रेस क्या थी, आर बाय ए, ये डिवाइड बाय हो गया के एस। थर्मल स्ट्रेस क्या थी बच्चों, आर अपॉन ए, आर की वैल्यू आ जाएगी थर्मल स्ट्रेस इंटू ए। अब ये क्या है, इसकी मैं मल्टीप्लाई कर दूं अंदर ई बाय एल की, तो ये हो जाएगा ई इंटू एल से तो एल कैंसिल हो जाएगा, ई इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी, और ई एल वहां पहुंच गया, तो थर्मल स्ट्रेस इंटू ए इंटू ई डिवाइड बाय एल इंटू के एस। ये आ गई वैल्यू, आ गई कि नहीं आ गई? तो अब ये थर्मल स्ट्रेस इंटू ई इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी माइनस थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, ये बच्चों ये वैल्यू क्या है, ए ई बाय एल, क्या है ये है बच्चों स्टिफनेस किसका, बार का। देखा था हमने, ये स्टिफनेस किसका है, बार का। बार का स्टिफनेस क्या है, ए ई बाय एल, याद है, भूल गए, ए ई बाय एल। ठीक है, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब हमें क्या करना है, देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू को उठा के इधर ले आओ, तो ये थर्मल स्ट्रेस प्लस थर्मल स्ट्रेस इंटू के ऑफ बार डिवाइड बाय के ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक, ई इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी। अब थर्मल स्ट्रेस यहाँ से कॉमन ले लो, ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस के ऑफ बार डिवाइड बाय के ऑफ स्प्रिंग डिवाइड बाय ई इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, समझ में आ रही हैं चीज़ें? रब करना होगा ये।
ठीक है, तो ये जो थर्मल स्ट्रेस आई है आपकी, ये क्या हो जाएगी बताओ, E इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी डिवाइड बाय 1 प्लस के ऑफ बार डिवाइड बाय के ऑफ स्प्रिंग। ये आपका थर्मल स्ट्रेस का एक्सप्रेशन होगा कब, जब आपकी स्प्रिंग लगी हुई है बार के साथ। क्लियर है बच्चों, ये बात समझ में आ रही है? बार बार देखना रिपीट करके, पहली बारी में समझ नहीं आएगा, हर एक पॉइंट मैंने डिस्कस किया यहाँ पे। अब देखो बच्चों, अगर मेरे को इस केस को, ठीक है, इस केस को अगर मेरे को कन्वर्ट करना है किस केस में, फ्री एक्सपेंशन में या फिर कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड में, तो यहाँ से इसको ऐसे भी ये दोनों का कंबाइंड है ना, कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है तो फ्री एक्सपेंशन, और कुछ है तो कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ, देखो ध्यान से, अगर ये स्प्रिंग नहीं होता तो केस क्या होती, 0। अगर ये स्प्रिंग नहीं होता तो केस क्या होती, 0। जब केस 0 होती, ध्यान से समझना, जब केस 0 होती तो थर्मल स्ट्रेस क्या होती बताओ, E इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी डिवाइड बाय 1 प्लस, ये जब 1/0 होगा तो ये क्या होगा, ये इन्फिनेटिव हो जाएगा। और 1 प्लस इन्फिनेटिव क्या होता है बच्चों, इन्फिनेटिव, और 1/∞ की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ये होती है 0। समझ में आगे बात? अगर KS 0 होता है, इसका क्या मतलब है कि स्प्रिंग ही नहीं है वहां। अगर स्प्रिंग ही नहीं होता तो ये फ्री एक्सपेंशन का केस बन जाता, और फ्री एक्सपेंशन में थर्मल स्ट्रेस क्या होती है, 0। पहली बात, ये पहला केस हुआ। दूसरा देखो, अगर KS, इफ KS की वैल्यू होती इन्फिनेटिव, अगर KS की वैल्यू होती इन्फिनेटिव तो थर्मल स्ट्रेस क्या आती, थर्मल स्ट्रेस होती 1 अल्फा डेल्टा टी डिवाइड बाय 1 प्लस 0, क्योंकि ये वैल्यू कितनी होती है, 1/∞, या हम ऐसे कह लें K बार डिवाइड बाय इन्फिनेटिव, ये वैल्यू 0 हो जाएगी ना अब। तो यानी कि इस केस में जो थर्मल स्ट्रेस है वो आई E इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, जो किस में आ रही थी, कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड में। तो कहने का मतलब है, अगर ये है नहीं तो फ्री एक्सपेंशन का केस बन गया, अगर ये है और इतना ज़्यादा स्टिफनेस है कि ये बिल्कुल भी इसे मूव नहीं होने दे रहा, वहीं का वहीं रख रहा है, बिल्कुल भी खिसक नहीं दे रहा, ये लैम्डा बिल्कुल नहीं होगा इस केस में जब ये इन्फिनिटिव होगा, क्योंकि इसमें इतनी पावर है स्प्रिंग में, ये इसे एक्सपेंड ही नहीं होने देगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये केस कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। समझ में आ गई बात बच्चों? उस केस में क्या हो जाएगा, ये कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड केस हो जाएगा। तो यहाँ हमने तीनों केस समझ लिए, तीनों केस हमने समझ लिए स्ट्रेस के, थर्मल स्ट्रेस के, किस केस में, सीरीज कनेक्शन में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम इसके पैरेलल कनेक्शन देखेंगे कि पैरेलल कनेक्शन में होता क्या है। अच्छा, इसमें अभी 1-2 केस और रह रहा है, जब कंपाउंड बार होता है, जब उसे सीरीज में लगाते हैं तब क्या होता है, तो उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों, ये आप बार बार स्टडी करो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ये चीज़ें आप तभी समझ पाओगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे। ठीक है, आपको पढ़ना ज़्यादा से ज़्यादा है। ठीक है, तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आई हो। ठीक है, आप इसको बार बार रिपीट करके देखें मैंने क्या लिखा है, आपके पास वीडियो है, सबसे बड़ा एडवांटेज है इस चीज़ का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।